साथियों, आज मैं आपके सामने नई शिक्षा नीति जो सरकार ने अभी 29 जुलाई को कैबिनेट में पास की है उसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें रखता हूँ। शिक्षा किसी भी देश की सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि आदमी के सोचने का मादा पैदा करती है, उसके हाथ में हुनर पैदा करती है और देश के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो जितनी भी हमारे शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं हैं उनको एकदम नज़रअंदाज करती है और एक ऐसा उटोपियन किस्म की तस्वीर हमारे सामने रखती है। और सुझाव भी, कुछ सुझाव तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे सुझाव रखती है कि जो एक लेख की शक्ल में है, पॉलिसी की शक्ल में नहीं है। तो मैं आपके सामने शिक्षा की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ बात रखूँगा, यानी आज की क्या समस्याएं हैं। दूसरा, शिक्षा नीति के जो सरकार ने, जो इस नीति ने इस कमेटी ने सुझाव दिए हैं, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं और हमारे सामने शिक्षा की दिशा क्या हो। इन तीन बातों पर मैं आपके सामने कुछ बात रखूँगा। पहली बात, शिक्षा की आज की समस्या है, आज की स्थिति क्या है। 85% लोग हमारे देश के शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हैं। दूसरा, शिक्षा में जो कॉलेज में जो बच्चे पहुंचते हैं उनकी अटेंडेंस बहुत कम है। कई जगह तो अटेंडेंस 20-30% ही है। एक कारण उसका ये भी है कि बहुत सारे कॉलेजों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1 और 100 का है, यानी 100 विद्यार्थियों पीछे एक ही शिक्षक है और उसमें भी आधे से ज़्यादा शिक्षक टेम्परेरी हैं। उनको भरोसा नहीं कि वो कल के दिन उनको नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। एक मसला ये है कि हमारे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, सरकारी और प्राइवेट, तो उनमें प्राइवेट कॉलेजों में तो ज़्यादातर का जो मैनेजमेंट है वो तंगदिल यानी सांप्रदायिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली उनका कॉलेज का वातावरण भी फ्री थिंकिंग के लिए, सही सोच के लिए, खुले सोच के लिए अनुकूल नहीं है। और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उसमें ऐसी नियुक्तियां की जा रही हैं कि वो अगर ख़ास विचारधारा से आप जुड़े हैं, ख़ास तरीके से आप सोचते हैं, तंगदिली से सोचते हैं, अपने बड़प्पन को जताने की भावना से सोचते हैं, तब तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, पर आपके लिए रास्ते बंद हैं। यानी खुले सोच के लिए जो शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमारी नई शिक्षा नीति इस पर कोई ख्याल नहीं करती है। और एक मसला और कि आजकल कॉलेजों पे हमले भी हो रहे हैं, सरकार की शय पे हमले हो रहे हैं। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जब किसी मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है, जबकि उनकी बात हिंदुस्तान की आत्मा की बात है, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात है। लेकिन अगर इस सरकारी विचारधारा से आपके विचार अलग हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, तो फिर आपके लिए वहाँ जगह नहीं है। इस तरीके का इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने का भी एक माहौल है। एक बात प्राइवेट कॉलेजों के बारे में। प्राइवेट कॉलेज हमारे यहाँ पे ख़ासतौर से जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें बड़ी तादाद में प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन उनकी फीस हमारी जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है उससे भी ज़्यादा है, जबकि दुनिया के तमाम मुल्कों में वो उसकी 1/3 या 1/4 होती है। कई जगह फ्री एजुकेशन है, जैसे जर्मनी है। तो ये एक गंभीर मसला है जिसकी वजह से 85% बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हैं। अब मैं आपके सामने इस संदर्भ में कि हमारी बीमारी क्या है, हमें घृणा और घमंड के वातावरण को मिटाना है समाज में और शिक्षण संस्थाओं में, उस कंटेक्स्ट में नई शिक्षा नीति के सुझाव क्या हैं, आप जरा विचार करें। पहली बात तो यह है कि जितनी मसले हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इस पर किसी पर नई शिक्षा नीति कोई बात ही नहीं करती। एक यूटोपियन बात जरूर करती है कि हमारे लिए पुरानी संस्कृति के बारे में लोगों में गर्व पैदा करना है। आप समझ लें कि जितनी लिंचिंग हो रही है इस देश में, जितने दंगे फसाद किए जा रहे हैं इस देश में,
ये पुरानी संस्कृति के नाम पे किए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेके किए जा रहे हैं। हमें करना क्या है? और न केवल ये गुंडे बदमाश कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स विदेशों में बैठे, हमारे भारतीय NRIs 80-90% की तादाद में उनका सोच ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट की वजह से इतना तंग दिल हो गया है कि उनको अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर की क्रूरता दिखती नहीं है। हमें आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति को पैदा करना था और हमने ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट को जोड़ लिया। और उसमें भी हमने ये जो पूरा शिक्षा का इनका जो रिपोर्ट है उसमें पिछले 1000 साल, खासतौर से 800 साल जिस पीरियड में सूफी संत आंदोलन पनपा इस मुल्क ने, जिसने धर्म को गरीब की झोपड़ी तक लाया, जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा पीरियड रहा, उसको नज़रअंदाज करके आपका उस ज़माने की चर्चा करनी है आपको जब माइथोलॉजी चलती थी। वो भी ठीक है, उसको भी पढ़ा लो, आप गीता पढ़ा लो, उपनिषद पढ़ा लो, लेकिन उनकी भावना को पढ़ाओ। भगत सिंह 23 साल का मर गया, उसने गीता की 2-4 बातें ही पढ़ी थी। गांधी ने गीता का हल्का सा सार पढ़ा था और वो जिंदगी में उतर गया। उन्होंने नहीं पढ़े थे बहुत सारे उपनिषद और बहुत सारे वेद और बहुत सारे ग्रंथ। कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें इस बात पे विचार करना है कि हमें लोगों की जहनियत बदलनी है, लोगों में खुलापन लाना है। जो संकीर्णता और प्रेजुडिस है वो घर कर गई हैं, तो हमें इस लिहाज से सोचना है। एक बात और, ये हालांकि खुले रूप में डायरेक्टली नहीं कही गई लेकिन इनडायरेक्टली चल रही है कि संस्कृति से हम धर्म को जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, यानी सनातन धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदुस्तानी धर्म है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में, हमारे देश में जिन मेहनतकश लोगों ने इस्लाम को अख्तियार कर लिया, जैन क्रिश्चियनिटी को अख्तियार कर लिया, वो हमारा ही मजहब हो गए, तो इनको गैर मानना ठीक नहीं है। ये हमें अपने बच्चों में, अपने शिक्षकों में ये संस्कार पैदा करने हैं कि इस मुल्क के अवाम जिस धर्म को मानते हैं, और वैसे भी उनके पैगंबर भले ही कोई अरब में पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया, तो जो पैगंबर होते हैं, जो भगवान होता है, वो तो यूनिवर्सल होता है, सब सारी दुनिया का होता है, किसी मुल्क से बंधा नहीं है। और हमारे अवाम ने जो धर्म अख्तियार किया और सैकड़ों साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो उनका मजहब है, हमारे मुल्क का मजहब है। इसलिए ये दुरंगी भावना कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और अपने पड़ोसी के धर्म को नीचा दिखाने के लिए हम एंशियंट कल्चर में जाएं, एंशियंट पास्ट में जाएं, ये ठीक नहीं है। लिहाजा ये जो फोकस है हमारी नई शिक्षा नीति का इस सवाल पर, वो ठीक नहीं है। एक बात भाषा के बारे में मुझे कहनी है कि भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देने की ये पैरवी करती है ये रिपोर्ट, वो ठीक है, लेकिन आप समझ लें कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है वो पाठ्यक्रम की भाषा से फर्क है। हमारे बोलचाल में अभी ब्रज भी है, उर्दू भी है, अवधी भी है, सब है। और ये भाषा, बोलचाल की जो भाषा, वही हमारी मातृभाषा कही जानी चाहिए या उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते थे। और हिंदी में इतनी लोच है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इन भाषाओं को वो अपने में समेट सकती है। लिहाजा हमारे लिए भाषा के सवाल पर इस समिति को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और उर्दू के बारे में टोटली खामोश है, ये इसको समझ लेना चाहिए कि उर्दू हमारे देश में पनपी, हमारी देश की भाषा है, हिंदी के साथ बढ़ी, तो हिंदी और उर्दू मिलकर साथ चलेंगे तो देश में अपनी आत्म अभिव्यक्ति की ताकत पैदा होगी और हम मिलजुल के रहना सीखेंगे। इसमें 3-4 बड़ी मोटी मोटी खामियां हैं इस नीति में। पहली बात तो ये कि ये हाई स्कूल में कहती है कि एंशियंट लैंग्वेज को कंपलसरी बना दो, और वो कुल मिला के संस्कृत की बात हो जाती है क्योंकि बाकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। ये ठीक नहीं है, इस कंपल्सन को ख़त्म किया जाए, जो पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े। एक बात और कि इन्होंने प्री स्कूल की बात कही है कि प्राइमरी कक्षा की पहले 3 साल का प्री स्कूल होगा, वो प्रपोजल ठीक है, लेकिन आप आंगनबाड़ी को वो बना रहे हैं प्री स्कूल, वो ठीक नहीं है। इसके बारे में गंभीरता की ज़रूरत है। कॉलेज शिक्षा के बारे में एक्सिट पॉलिसी ठीक नहीं है। आपने कहा कि BA का 4 साल का कोर्स होगा, 1 साल के बाद जो बच्चे पास करेंगे उनको हम डिप्लोमा दे देंगे, 2 साल के बाद पास करेंगे तो उनके लिए कुछ और डिग्री दे देंगे। अरे भाई, 4 साल का आपने मॉड्यूल बनाया, 3 साल का मॉड्यूल बनाया जो ठीक चल रहा था, तो उसको आप मुकम्मल दें।
बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो कंप्लीट पढ़ाई करें, मुकम्मल पढ़ाई करें, ये आधी अधूरी पढ़ाई के छोड़ दें। अरे भाई, ड्रॉप आउट को एंकरेज ना करें आप, इसलिए नई शिक्षा नीति की खामी। अगली बात यह कि तकनीकी शिक्षा के मामले में ये बिल्कुल खामोश है। हम चाहते ये हैं कि हमारा हर बच्चा तकनीकी हुनर हासिल करे, हर बच्चा, और इतना हुनर हासिल करे जो आज रिलेवेंट है, और वो कॉलेज में ही होता है, तो वो पढ़ाई सबको मिलनी चाहिए, उसके बारे में इसमें कोई विचार ही नहीं है। आप दुनिया विश्व स्तर की शिक्षा बनाएंगे वगैरह की बात करते हैं, आपके बच्चे की आज के हालात में नौकरी कैसे मिलेगी, उसको अपने पाँव पे खड़ा कैसे होगा, इस पर विचार करने की शिक्षा आपको चाहिए, उस पर हमें गौर करना चाहिए था। इस बारे में ये शिक्षा नीति सोच नहीं रही है। रिसर्च को प्रमोट करने की बात तो करती है, लेकिन आज के कॉलेजों की और यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च की स्थिति क्या है उस पर खामोश है। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, रिसर्च प्रमोट की जाए, और वो तभी मुमकिन है जब को उनकी मेंटरिंग हो, उनको किसी ऐसी रिसर्च लैब से या शिक्षण संस्थान से जोड़ा जाए जिसमें वो उनसे सीख सकें। इस तरीके से हमारी जो नई शिक्षा नीति है, मैं समझता हूँ उसमें नई दिशा देने की ज़रूरत है। और मुख्य बात हम अपने सामने रखें कि ये क्लासरूम टीचिंग ही सही है, ऑनलाइन उसका विकल्प नहीं है। वो सप्लीमेंट्री तो हो सकती है, उसका विकल्प नहीं है। और आर्ट्स के बच्चों को साइंस या टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हो, और टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चों को भी आर्ट्स के कुछ बुनियादी कोर्सेज, हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है ताकि उनका दिमाग खुले। इस बारे में हमें सरकार को कहना है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी आवाज़ इस मामले में उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।